साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है भारत में मुग़ल राजवंश की स्थापना। मतलब जो मुग़ल काल है वो कैसे स्थापित हुआ, कैसे वो इस्टेब्लिश हुआ, और किस तरह से मुग़ल सत्ता ने भारत पर शासन किया। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में क्या क्या परिवर्तन हुए, उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव देखे गए, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐतिहासिक इमारतें बनी, उत्तर प्रदेश में बाकी जो किस प्रकार की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया, उन सब को लेकर। ठीक है, देखिए बेटा, बहुत दिनों के बाद जो है, कई दिन हो गए, स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म था, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हुई। कई सारे बच्चों ने शिकायत की, लिखा भी कि भैया क्या अब ये क्लासें यहीं रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाया जाएगा, यकीन रखिए। थोड़ा सा मौसमी जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नर्म था, इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी बेहतर, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और ख्याल भी रखें अपने स्वास्थ्य का, मौसमी बीमारियों से अपने आप को बचा कर रखें, और अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतर ढंग के साथ में, मजबूती के साथ में अपनी तैयारी करते रहें, ताकि आगे आने वाले समय में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जा, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। और यही प्रयास करते हैं आप सबके लिए कि आपके इस सफ़र में हम भी आपका थोड़ा बहुत जो भी सहयोग कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, एक समय आपके लिए बेहतर साबित होगा, एक समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, हिम्मत मत रखिए, हाँ संघर्ष करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वही लोग बेहतर ढंग से जी पाते हैं जो जीवन में संघर्ष करते हैं। मैंने एक लाइन पढ़ी और वो लाइन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूं। मैंने एक जगह पढ़ा कि मिटा दे अपनी हस्ती गर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी, इसलिए मैंने आप सबको बता दी ये लाइन, कि गुठली जो है, आम की गुठली हो या किसी भी चीज़ का बीज हो, जब वो संघर्ष करता है, जब उसका अस्तित्व मिट जाता है, तो उसी के ऊपर एक बड़ी इमारत लिखी जाती है, एक बड़े पौधे का निर्माण होता है। संघर्ष करते रहिए, ज़िंदगी संघर्ष का नाम है। तो शुरुआत करते हैं भारत में मुग़ल राजवंश और उत्तर प्रदेश में उसके पड़ने वाले प्रभाव। तो देखिए, मुग़ल राजवंश, आप सब बच्चों को पता है, हम उत्तर प्रदेश के संबंध में मुग़ल राजवंश को पढ़ेंगे, ना कि हम भारत के संबंध में। फिर भी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी चीज़ें मोटी हों, जो उत्तर प्रदेश के संबंध में भी हो और भारत के संबंध में भी हो, वो चीज़ आपको बताते हुए चलें। ठीक है, तो बेटा, मुग़ल काल का पहला राजा था बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर फरगना का राजा बना था, फरगना अफ़गानिस्तान में है। वो सब बातें भारतीय इतिहास की अलग हैं। 1526 से लेकर 1530, पहला सवाल बाबर से जो बनता है वो सबसे शानदार सवाल ये है बाबर के लिए कि यह मुग़ल वंश का संस्थापक था। तो अगर तुमसे बेटा ये पूछा जाए कि मुग़ल वंश का संस्थापक, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक, तो भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। और बाबर का पूरा नाम था बेटा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर ने अपनी राजधानी जो बनाई थी, बाबर की जो राजधानी थी उसका नाम था आगरा। बाबर ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी बेटा? आगरा में। बाबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया? आगरा को।
ठीक है। थोड़ी सी बात हम और भी कर लें बाबर के बारे में कि देखिए बाबर जो था वो आसानी से भारत का राजा नहीं बना। उसने भारत में तमाम युद्ध लड़े, जिनमें से 4 बड़े युद्ध जो है वो उसके नाम रहे। बाबर ने 4 बड़ी जंग भारत में लड़ी जो उसके नाम रही, और उन्हीं जंगों को जीतने के बाद बाबर जो था वो भारत का राजा बना। ठीक है। तो बाबर के समय में हुए युद्ध, या यूं कहें कि बाबर के युद्ध, बाबर के प्रमुख युद्ध, बाबर के प्रमुख युद्ध, बाबर की पहली लड़ाई, पहला युद्ध आपने सुना भी होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। सुना होगा बेटा, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये बात मैं पहले भी बता चुका था, पिछली क्लास में भी हमने बात करी थी। 1526 में ये जंग हुई थी, और ये पानीपत का मैदान कहाँ पड़ता है? हरियाणा में है। कहाँ बेटा? हरियाणा में। किस किस के बीच ये लड़ाई हुई थी? तो बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी, और दिल्ली का उस समय सुल्तान था इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। लोदी की हार हो गई थी, और हार के साथ साथ लोदी की डेथ भी हो गई थी, जबकि बाबर जो था इस युद्ध को जीत गया था। इसमें आपने सुना होगा कि बाबर के साथ में इतनी बड़ी सेना नहीं थी जितनी बड़ी सेना इब्राहिम लोदी की थी। आखिरकार बाबर इस युद्ध को कैसे जीत गया? बाबर ने ये जंग कैसे जीत ली? बाबर की जीत का कारण था उसका कुशल नेतृत्व, तोपों का प्रयोग, प्रसिद्ध निशानेबाज, तोपों को सजाने की रूमी विधि, ये सब उसने उस युद्ध में इस्तेमाल करी थी। ठीक है। उज्बेगों से उसने रूमी विधि सीखी थी तोपों को सजाने के लिए, कि गोला अगर फेंका जाए तो सीधा सेना पे गिरे, आगे पीछे ना गिरे। बाबर ने कुशल नेतृत्व किया, क्योंकि उसकी लालसा थी युद्ध को जीतना। तीसरी बात, बाबर ने निशानेबाज भी बुलवाए थे अफगानिस्तान से। आपने नाम सुना होगा, 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भी आए थे जिनका निशाना अचूक था। मतलब उसने इस युद्ध को जीतने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबर का बेटा जो बदस्खां का सूबेदार था अर्थात हुमायूं, वो भी अपनी छोटी सी टुकड़ी के लेकर अपने पिता की मदद के लिए आ गया। उसने भी सहयोग करा। बाबर इस युद्ध को जीतता है, और जीतने के बाद में एक उपाधि धारण करता बाबर, और उसकी उपाधि का नाम था कलंदर। तो पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी? उपाधि धारण करी उसने कलंदर की, कलंदर। और कहा जाता है कि प्रत्येक काबुल वासी को 1-1 चांदी का रुपया दिया। इतना खजाना उसने भारत से लूटा। काबुल से बड़ा प्रेम करता था वो। ठीक है। पानीपत की जंग उसके लिए निर्णायक थी, उसके लिए जरूरी था, जो कि उसने जीत ली। मैंने पिछले क्लास में ये आपको बताया था कि बाबर को भारत आने का न्योता दिया गया था। राणा सांगा ये चाहते थे कि वो अपने सत्ता को स्थापित करें दिल्ली में। इब्राहिम लोदी का चाचा भी खुद चाहता था कि वो पंजाब से लेकर दिल्ली तक का राजा बन जा। और उन्हें यह भी पता था कि बाबर युद्ध करेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, चला जाएगा, और बाकी शेष अवशेषों पर हम राजा बन जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाबर ने भारत से जाने से इनकार कर दिया। बाबर ने तो यहाँ तक कहा कि ये मेरी वसीयत है, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था, एक आया था तैमूर लंग,
क्योंकि बाबर जो था उसकी माँ चंगेज खानदान की थी और बाप उसका तैमूर खानदान का था। एशिया की दो बर्बर जातियों का मिश्रण था बाबर, ठीक है। तो वो भारत से नहीं गया बल्कि भारत में वो राज करने लगा। तो पानीपत की लड़ाई ने मुगलों के भाग्य का फैसला कर दिया और ये तय कर दिया कि अब मुगल जो है वो भारत में ही शासन करेंगे। चलिए, अभी भी उसने जंग लड़नी नहीं छोड़ी और उसका दूसरा युद्ध हुआ जिसे कहा गया है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो हुआ है वो हुआ बेटा 1527 में। ये खानवा जो है ना, ये राजस्थान में पड़ता, भरतपुर के पास राजस्थान में है, भरतपुर के पास। भरतपुर राजस्थान में है, तो वहीं पर खानवा का मैदान है, वहाँ पर युद्ध हुआ। युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो युद्ध लड़ा गया बाबर के बीच में और दूसरा था राणा सांगा। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई और इस युद्ध को भी बाबर ने जीत लिया। इस युद्ध को जीतने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया, हिंदू बनाम मुस्लिम। उसने जिहाद का नारा दिया, शराब के मटके तुड़वाए, शराब के मटके तुड़वाए, जिहाद का नारा दिया, ठीक है। और ये कहा कि अगर हम ये जंग जीत लेते हैं तो भारत को हम फतेह कर लेंगे और काबुल का जो भाग्य है वो बदल जाएगा, काबुल के लोगों की किस्मत खुल जाएगी। ये उसने ऐसा कहा। और कहा जाता कि राणा सांगा की बहुत बड़ी सेना थी और बाबर की सेना उसके मुकाबले छोटी थी। फिर भी जब आप पहला युद्ध जीत लेते हैं, पहली लड़ाई जीत लेते हैं, तो इस युद्ध को जीतने के बाद में बाबर के कदम और मजबूत हो गए, ठीक है। बाबर जो है वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तो ये युद्ध भी किसने जीत लिया? बाबर ने। बाबर की तीसरी लड़ाई जो भारत में हुई, बड़ा युद्ध, वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? ये चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया बेटा 1528 में लड़ा गया और ये चंदेरी पड़ता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का चंदेरी है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ। युद्ध किस किस के बीच में हुआ बेटा? तो युद्ध हुआ बाबर के बीच में और मैदिनी राय के बीच में। मैदिनी राय, इस युद्ध में मैदिनी राय की हार हो गई और बाबर जो था इस युद्ध को जीत गया। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद में वो काम करा जो तैमूर ने भारत में करा था। तमाम भारतीयों के सरों को कलम किया गया और उनका एक सिंहासन बनाकर उसके ऊपर बैठा, क्योंकि दिल्ली में तैमूर लंग ने करा था। इससे उसने प्रमाणित कर दिया कि वो तैमूर की ही नस्ल है, ठीक है। वो तैमूर खानदान का है, जो काम तैमूर ने करा था। खैर, चंदेरी का युद्ध जीतने के बाद में बाबर की भारत में चौथी बड़ी लड़ाई थी, जिसका नाम था घाघरा का युद्ध। ये जो घाघरा का युद्ध है, ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बाबर के बीच में और ये युद्ध हुआ था बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के बीच में। बंगाल में बिहार की संयुक्त सेना। अब ये कौन सी सेना थी? तो एक था महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था और जो भाग गया था जान बचा कर पानीपत की पहली लड़ाई से, वो बदला लेने के लिए आया था। और एक था नुसरत शाह, इस युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हरा दिया बाबर ने और बाबर ने ये जंग भी जीत ली। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। ये सवाल आपके लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत अच्छा बनेगा
कि घाघरा का युद्ध जो है वो किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। ये घाघरा का जो मैदान है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। इस तरह से बाबर ने भारत में स्टेब्लिश होने के लिए 4 बड़ी युद्ध जीते। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और इन सब युद्धों को जीतने के बाद में बाबर आगरा से अपना शासन चलाने लगा। आगरा से उसने अपने शासन को स्टार्ट कर दिया। बाबर के परिवार की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बाबर का एक बेटा था जिसका नाम था हुमायूं। इससे बड़ा प्रेम करता था बाबर। मिर्ज़ा असगरी, मिर्ज़ा हिंदाल, ठीक है, हाँ। तो बाबर के जो पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा था हुमायूं। हुमायूं बदस्का का सूबेदार था। बाबर की एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं नामा लिखेगी आगे चल के, ठीक है। और कहा जाता है कि 1530 में चलने के बाद में, हाँ, बीमारी की वजह से बाबर की डेथ हो गई। तो बाबर की मृत्यु कब हुई है? बाबर की मृत्यु हुई है बेटा 1530 में। बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया था, देखो, पहले तो बाबर को आराम बाग में दफनाया गया था आगरा के, लेकिन बाद में जब, हाँ, उसकी आत्मकथा पढ़ी गई तुजू के बाबरी या बाबरनामा, उसके मुताबिक उसकी कब्र को उखेड़ा गया, खोदा गया, और फिर उसको बाद में दफनाया गया था। कहाँ? काबुल में ले जाकर। तो एक आता है कि बताइए कौन सा मुग़ल बादशाह ऐसा है जिसकी कब्र जो है भारत के बाहर है? तो बाबर की कब्र भी जो भारत के बाहर है, कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। क्योंकि उसे काबुल से बड़ा प्रेम था। काबुल मतलब अफ़गानिस्तान में उसको दफनाया गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात अगर देख लें बाबर के संबंध में, देखिए बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी। बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। इसी को बाद में जब फारसी में लिखा गया तो इसी को नाम मिला था बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना किसने करी? इसका लेखक कौन है? किसने लिखा है इसको? तो इसको लिखा बेटा बाबर ने। अच्छा, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने जो लिखा उसकी भाषा क्या थी? तो भाषा थी तुर्की, जबकि इसी को फारसी में रूपांतरित करने का काम करेगा अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समय में। तो वो बात मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, और बाबर ने क्या काम करा बेटा अपने जीवन में? देखिए, उसने आराम बाग बनवाया था। आराम बाग की स्थापना। आराम बाग की स्थापना किसने करी थी बेटा? बाबर ने करी थी। और यह आराम बाग कहाँ था? आगरा में। किस स्थान पर था? आगरा। तो आगरा का आराम बाग किसने बनवाया? बाबर ने बनवाया। एक्चुअल में क्या था कि बाबर को प्रकृति से बड़ा लगाव था, और ये सवाल एक बार पीसीएस में पूछा गया था। बाबर को, हाँ, प्रकृति से बड़ा प्रेम था। जो भी उसे वक्त मिलता था वो आराम बाग में जाकर बैठता था, पक्षियों की आवाज़ सुनता था, ठीक है, झरना और ये जो भी चीज़ें थी वहाँ, उस प्रकृति का आनंद लेता था। और एक सवाल एक एग्जाम में पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान, मुगल गार्डन, तो वो यही है ना। यह है भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान था, मुगल उद्यान है।
भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान कौन सा है? तो वो है आराम बाग। कहाँ है? आगरा में। किसने बनवाया था बेटा? तो वो बनवाया था बाबर ने। ठीक है। और बाबर के समय में क्या क्या काम हुए थे देखो। बाबर के समय में एक काम और याद रखेंगे, देखिए संभल की जामा मस्जिद, जो संभल की बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, वो बनवाई थी मीर बेग ने, मीर बेग। और बताया जाता है ये बाबर का सेनापति था मीर बेग, उसी ने बनवाई थी। और बाबर ने क्या काम करा बेटा? देखिए बाबर को एक उपनाम दिया गया है, एक नाम तो उसको कलंदर कहते हैं, और बाबर को एक नाम दिया गया कलम और तलवार दोनों का सिपाही। वो जितना स्ट्रोंग तलवार से था उतना ही स्ट्रोंग कलम के मामले में था, टैलेंटेड था, दिमाग से काम लेता था, इसलिए उसे तुजू के बाबरी को भी लिखा है। ठीक है। तो देखो क्या है उसका उपनाम है बेटा, उसे कहा जाता कलम व तलवार दोनों का सिपाही। कलम व तलवार दोनों का सिपाही किसे माना जाता है? बाबर को। एक और सवाल जो बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, भूमि नापने के लिए उसने कौन सा पैमाना बनाया था? भूमि मापन का पैमाना। जमीन को नापने के लिए बनाया था उसने गजे बाबरी, गजे बाबरी, गजे बाबरी का प्रयोग उसने किया भूमि को नापने में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पीछे लेकर चलते हैं हम आपको। ये जो तुजू के बाबरी है जिसे हमने नाम दिया बेटा क्या? बाबरनामा। इस तुजू के बाबरी में बाबर जो है वो दो हिंदू राजाओं का उल्लेख करता है। इसमें वो उल्लेख करता है दो हिंदू राजाओं का। तुजू के बाबरी में दो हिंदू राजाओं का उल्लेख करता है बाबर। वो ये कहता है कि मेरे ज़माने में दो महान, दो बड़े हिंदू राजा थे जिनकी बादशाहत बहुत बेहतर और अच्छी थी, बहुत पावरफुल थे वो। तो दो हिंदू राजा जिनका वो उल्लेख करता है, तो एक नाम आता है राणा सांगा का। वो राणा सांगा को अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मानता था। और दूसरा वो उल्लेख करता है कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय जिसके बारे में वो लिखता है कि वो साउथ दक्षिण भारत का था, विजयनगर का। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का वो उल्लेख करता है। तो तुजू के बाबरी में वो दो हिंदू राजाओं का उल्लेख करता है, एक राणा सांगा का और एक कृष्णदेव राय का। ठीक है। तो क्या हुआ बेटा? देखिए क्या हुआ कि उसके ज़माने में उसके सरदारों ने भारत में मुगल वंश को इस्टेब्लिश करा है। अच्छा, चूंकि सवाल ये है कि वो 1526 में राजा बना, 1530 में उसकी डेथ हो गई, मात्र उसे 4 या 5 साल का वक्त मिला। 4 या 5 साल में वो क्या नया करता, इसलिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रमाण हमारे पास नहीं है कि उसने बिल्डिंग बनाई हो, उसने महल बनाए हो, उसने और बड़ा काम करा हो। ये बातें उसके संबंध में नहीं मिलती, और उसका रीज़न यही है कि उसको भारत में शासन करने के लिए बहुत कम समय मिला है। ठीक है। एक सवाल याद रखना। एक और सवाल बाबर से जो एग्जाम में पूछा गया मैं आपको बता दूं। बाबर जो था वो एक उज्बेक सेनापति था, सेवानी खां। सेवानी खां से हार गया था सरे पुल के युद्ध। तो एक सवाल याद रखना, सरे पुल के युद्ध में, ये पीसीएस में सवाल पूछा गया था, सरे पुल के युद्ध में बाबर को सेवानी खां कौन था? ये उज्बेक था। सेवानी खां उज्बेक था, ये सेवानी खां ने हराया था। ये सवाल चूंकि मैं इस वजह से लिखवा रहा हूँ, पीसीएस में आया हुआ है, एग्जामों में आ जाता कि बताओ हाँ सरेपुल के युद्ध में बाबर को किसने हराया था? तो सेवानी खां ने हराया था। ठीक है। और मैंने बताया कि बाबर की जो डेथ हो गई है, बाबर की जो मृत्यु हो गई है, तो वो हो गई है 1530 में।
और जब बाबर की डेथ हो गई है तो बाबर अपने बड़े बेटे हुमायूं को, जो पहले बदस्खां का सूबेदार था, उसे अपने साम्राज्य का मालिक बना देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अगला जो मुग़ल बादशाह है वो है हुमायूं। ठीक है, तो कल देखते हैं बेटा, कल की क्लास में देखते हैं। बने रहिए, मन के साथ तैयारी करिए। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी जैसे बेहतर होगा, टाइम लाइन भी बढ़ा दी जाएगी, चीज़ों को थोड़ा तेज़ करके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।